नमस्कार, मैं शाहबाज आलम एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आइडियल यूथ मिशन के अपने इस परिवार में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नियमित रूप से कक्षा 10 के गणित लेकर आप लोगों के बीच आ रहा हूं। आप लोगों को मालूम है कि अभी कक्षा 10 के गणित में हमारा चैप्टर नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज मेरा यह 10वां क्लास होगा। अर्थात मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप में से जो भी छात्र या छात्राएं मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हों तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद फिर जाकर ये वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से समझने में आसानी हो। साथियों, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार से रखते हैं। देखते हैं कुछ नया इसमें मिलता है। तो साथियों, प्रस्तुत है आपके समक्ष आज का यह पहला प्रश्न, ये दूसरा है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को या इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, समझें, पढ़ें और उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए हल को ध्यानपूर्वक देखें। तो आप लोग देख पा रहे हो, जैसा कि यहाँ प्रश्न से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये डे 10, जैसा कि ये आपको विदित हो, 10वां क्लास आज मेरे द्वारा लिया जा रहा है नियामक ज्यामिति में। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन, इसमें एक समांतर चतुर्भुज की चर्चा की गई है और समांतर चतुर्भुज के आप 4 शीर्ष क्रम से देख पा रहे हो। उस 4 शीर्ष में एक हमारे पास यूँ कह ले कि कुछ अज्ञात डाटा ये और ये, यानी यहाँ x और यहाँ पे y, यहाँ पे x यहाँ पे y, कुछ ऐसे निर्देशांक है जिनका वैल्यू आपको पता नहीं है, वही वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं क्या तरीका लगाएं जो इसे आसानी से हम हल कर पाएँ। तो जैसा कि आप प्रश्न से ही पता है कि यह एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है, यानी ये जो चारों शीर्ष दिए गए हैं आपको, ये किसी न किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न में आपको कहा गया है। आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में अच्छी तरह से पता है, मेरे द्वारा पिछले क्लासों में बताई जा चुकी हैं ये सारी चीज़ें कि समांतर चतुर्भुज को आप कैसे समझें। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होता। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक खास स्थान पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से मान लिया कि O बिंदु है, कौन सा? तो AC और BD के मिलान बिंदु, या यूँ कह ले कि AC और BD जो द्विविकर्ण है, दोनों विकर्ण O बिंदु पे कटते हैं। सबसे पहले हमें ये निर्देशांक निर्देशित करना होगा जो कि इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया गया है, 10, y और ये लास्ट x, 8। अब इसके बाद हम ध्यान दें कि प्रश्न से हमें क्या कहा गया है। तो प्रश्न से x और y निकालने की बात कही गई है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज होने के नाते हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो निर्देशांक है अर्थात AC का जो मध्य बिंदु O है और BD का जो मध्य बिंदु O है, दोनों एक ही स्थान पर होगा, अर्थात दोनों का निर्देशांक बराबर होगा, क्योंकि AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, वो ये, आप देखें इसको, चूँकि आप देख पा रहे हो कि इस फिगर में या यूँ कह ले कि समांतर चतुर्भुज में AC का मध्य बिंदु यानी विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु एक ही जगह पे है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु O का जो निर्देशांक होगा वही होगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, अर्थात ये। तो यहाँ पे हम AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक की अगर बात करें तो ये हमारे लिए हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, और ऐसी स्थिति में हमको पता है x1 + x2 अर्थात 2 + 10/2, 4 + y/2, चूँकि आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना अच्छी तरह से सिखाया जा चुका है मेरे द्वारा पिछले वीडियोज़ में। अब BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, अब BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक की बात करें तो फिर से x + 6/2, 8 + 8, 8 + 8/2। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो आप क्या पाओगे कि ये 12/2 ,
कॉमा 4 प्लस वाई या y प्लस 4 कुछ भी लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर आगे बढ़े x प्लस 6/2 और 16/2, यानी ये आप यहाँ पाओगे 6, 4 प्लस वाई, देखने में दिक्कत हो रहा है, हाँ चलिए, 2x प्लस 6/2 8। अब ये क्या है, आप देख रहे हो यहाँ स्पष्ट रूप से कि मैंने कहा कि AC विकर्ण और BD विकर्ण दोनों का मिलान बिंदु या कटान बिंदु O होगा और दोनों एक ही स्थान पर होगा, अर्थात इन दोनों का निर्देशांक बराबर होगा, अर्थात ये निर्देशांक और ये निर्देशांक दोनों बराबर होगा। ऐसी स्थिति में हम इसको इस निर्देशांक के बराबर और इस निर्देशांक को इस निर्देशांक के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे मेरे द्वारा ये लिखा जा सकता है कि x प्लस 6/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप क्या करोगे, x का वैल्यू निकालोगे तो ये 6 दूना 12 और x का वैल्यू जो निकलेगा 12 माइनस 6, यानी x बराबर 6 निकल के आ गया। अब पुनः आप ये भी देख रहे हो कि ये टर्म यानी 4 प्लस y/2 जो है 8 के बराबर है, यानी 8 के इक्वल है। तो यहाँ पे ऐसे स्थिति में 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 यानी 8 दूना 16 और y बराबर हो जाएगा 16 घटाओ 4, यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 12। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि x और y का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि x का मान 6 और y का मान 12। अब वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप पुनः एक बार इन चीज़ों को देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए मैं नहीं दोबारा बता रहा हूँ इस प्रश्न को, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को मैं ऑनलाइन क्लास में या यूँ कह लें कि जो आपकी सुबह की क्लास चलती है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ या समझा चुका हूँ, या यूँ कह लें कि इस प्रकार के प्रश्न को मैं बता चुका हूँ। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे द्वारा लिया गया है, उसमें आप पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी मेरे द्वारा नया प्रश्न स्क्रीन पे लाया जाए तो आप क्या करो, वीडियो को रोक करके और उस प्रश्न को पहले अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ने का प्रयास करो ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप लोग बैठो पढ़ाई करने के लिए तो मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है या कहा गया है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो ताकि आप दिए गए प्रश्न को मेरे साथ साथ हल करने में आसानी हो आपको, और क्या करें कि आपके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए या आपका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इसके लिए आपका पेन और कॉपी लेकर के ही बैठना बहुत उचित होगा। चलते हैं इस प्रश्न की ओर। जैसा कि आप पढ़ पाए होंगे, इस प्रश्न में सम चतुर्भुज, ये जो शीर्ष है चारों एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, और सम चतुर्भुज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, मेरे द्वारा पिछले क्लासों में कई बार बताया जा चुका है कि सम चतुर्भुज का मतलब कि ये ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजा तो बराबर होती है, चारों भुजाएँ तो बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते और कोई भी भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं मिलते हैं। अर्थात ये एक सम चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा तो बराबर होंगे लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। और चूंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से सवाल में कह दिया कि ये जो चारों निर्देशांक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 0 4, 5, उसके बाद आगे चले तो -1, 4 और लास्ट आपका -2, -1। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या कहा कि ये समचतुर्भुज के ही शीर्ष है। स्पष्ट रूप से हमको ये नहीं बताना है कि ये समचतुर्भुज है या नहीं, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये समचतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इसका क्षेत्रफल निकालें। अब आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी मेरे द्वारा लिखवाया गया होगा या नोट्स में भेजा गया होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब ये d1 d2 क्या है, तो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से आपको समझाया है। d1 का मतलब होता है विकर्ण पहला या विकर्ण 1 और विकर्ण 2, d2 का मतलब विकर्ण 2, यानी कि दोनों विकर्ण की लंबाई। किसके दोनों विकर्ण, तो यहाँ पे जिसकी चर्चा है, किसकी चर्चा है, तो ये यहाँ पे समचतुर्भुज की चर्चा है। तो समचतुर्भुज का पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD की अलग अलग लंबाई जो हो वो d1 और d2 कहलाती है। क्योंकि इनके विकर्ण बराबर नहीं होते इसलिए एक का नाम d1 एक का नाम मैंने d2 दिया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले अब हमें पता है कि चूंकि क्षेत्रफल क्वेश्चन में निकालना है, आप देख पा रहे होगे कि क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको d1 और d2 अर्थात दोनों विकर्ण पता होना चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले हम विकर्ण की बात करते हैं। तो विकर्ण निकालने का सीधा और सिंपल तरीका वही होगा कि आपको यूँ कह लें कि विकर्ण AC की लंबाई निकालने का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि रेखा AC की लंबाई निकाल लें या रेखाखंड AC की लंबाई निकाल लें। तो आप ये जो रेखाखंड AC है वही आपके लिए विकर्ण है,
यानी विकर्ण AC, सॉरी चलिए विकर्ण AC की लंबाई की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता है दिए गए दो बिंदुओं या दिए गए रेखाखंड के दोनों किनारों या दोनों छोर का अगर आपको निर्देशांक पता हो तो इसके लंबाई निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, आप -1 में से घटाएंगे -3, वही फॉर्मूला x2 - x1 बाई 2, सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे मिलेगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आपको ये 16 मिल जाएगा और प्लस में फिर से ये 16, आप 16 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। आप कहोगे कैसे, तो 16 गुने 2 इसको लिखा जा सकता है 32 को, तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा और ये, तो ये पहला विकर्ण हो गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा विकर्ण दूसरा कौन सा है, तो BD, ये रहा आपका दूसरा विकर्ण BD। तो BD की लंबाई की अगर बात करें तो BD की लंबाई कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक 4 BD, तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 5, और चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -1 का होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे। चलिए तो आप क्या पाओगे, -6 का होल स्क्वायर और प्लस 5 और +1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ें, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया फिर से 36 और 36 जोड़ेंगे तो अब 72, और 72 को फाइनली 6√2 लिखा जा सकता है। अब आपको यूँ कह ले कि ये आपका अगर D1 है विकर्ण नंबर 1 है और ये आपका D2 है विकर्ण नंबर 2 है, तो आपको दोनों विकर्ण क्रमशः पता हो गया। कौन कौन सा, तो विकर्ण ये रहा आपका पहला 4, तो आप फॉर्मूला चलाओगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 अर्थात 4√2 गुने D2 यानी 6√2, और आपको अच्छी तरह से पता है 1/2 गुने 4 और 6 गुना होगा तो 4 6 और गुने √2 गुने √2, और आपको अच्छी तरह से पता है कि 1/2 जो कहते हो और 4 जो कहते हो, 4 6 का यहाँ पे गुना कर सकते हो आप 24, और गुने यहाँ √2 में √2 से गुना होगा 2, क्योंकि आप जानते हो √2 जब गुना होगा तो √4 आएगा, √4 मतलब कि 4 का वर्गमूल 2, तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल होगा और ये आपका निकल के आ गया 24 वर्ग इकाई। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो 24 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल रहा। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे यूनिट जो होगा स्क्वायर में होगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न रहा आज का। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या कुछ वहाँ नया मिलता है कि नहीं। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे द्वारा लिया गया है जो वृत्त से संबंधित। अब इसमें आपको क्या कहा, एक वृत्त का व्यास। अब ये रहा आपका एक वृत्त जिसका व्यास मतलब केंद्र से होते हुए जाने वाली सबसे लंबी रेखा, यानी A और B नाम दिया है, मैंने नहीं कहा, AB तथा B का निर्देशांक। अब ये पॉइंट B जो कि 1,4 लिए हुआ है और B का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 1,4, तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें। आपको ये निर्देशांक जो पता नहीं है ज्ञात करना है, तथा वृत्त का केंद्र O जो है यहाँ पे O प्रश्न में ही कहा गया है का निर्देशांक यहाँ आपको 2,-3 दे दिया गया। अब चूंकि आप देख रहे हो कि ये क्या है सर, A से B तक व्यास, और ये अगर व्यास है A से B तक की जो लंबाई है, अगर यह व्यास है तो आप में से बहुत से छात्र तुरंत बता सकते हैं कि A से O तक क्या होगा या O से O तक क्या होगा, तो ये सर त्रिज्या होगा। क्यों त्रिज्या होगा, क्योंकि व्यास का आधा और केंद्र मतलब बीच में, तो ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। यानी कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब हो गया कि O जो केंद्र है वृत्त का वो A और B का मध्य बिंदु। अब चूंकि A और B का मध्य बिंदु O है और O का ही निर्देशांक हमको ज्ञात है, तो क्या हम A बिंदु का निर्देशांक नहीं ज्ञात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे द्वारा जो लिखा जाएगा फॉर्मूला वो यह ऐसा लिखा जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले कि हमें चूंकि बिंदु A का निर्देशांक पता नहीं है, इसलिए बिंदु A का निर्देशांक मैंने कहा माना बिंदु A का निर्देशांक x, y है। अब ऐसे स्थिति में हम प्रश्न से अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, तो आप देखोगे कि AB के मध्य बिंदु O, AB के मध्य बिंदु O का निर्देशांक क्या होगा, तो ये x1 + x2 x1 + x2 बाई 2। अब कहोगे सर ये 1 है, आप x2 बोल रहे हो, तो ये बाबू देखो x1 x2 y1 y2 ये निर्देशांक होता है। तो उसी तरह से मैंने इसमें इसको जोड़ा बटा 2, फिर y + 4/2। अब ऐसी स्थिति में आपको
ए बी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक ये निकल के आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो ये निर्देशांक 2, -3 दिया हुआ है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये ओ का निर्देशांक और ये भी है बिंदु ओ का निर्देशांक। अब आपको बारी बारी से इनकी तुलना करनी है। इस निर्देशांक से आप इसकी तुलना कर सकते हो और इस निर्देशांक से इसकी तुलना कर सकते हो। तो आप चाहो तो स्वयं इसको कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे मेरे द्वारा लिखा जा सकता है, या आप भी लिख सकते हो ऐसे, यहाँ x + 1/2 = 2। तो ऐसी स्थिति में आप x का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा वो आप जानते हो, अच्छी तरह से करने आता है, आप करो खुद से। उसके बाद फिर यूँ लिख सकते हैं नीचे या बगल में कहीं भी। आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी स्टेप कॉपी में नीचे की तरफ पढ़ाने का प्रयास करो, पन्ना बचाने का नहीं। हाँ, हम बचा सकते हैं क्योंकि संसाधन की यहाँ पे कमी है, लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट वगैरह बंद है, इसलिए पेपर का कम से कम इस्तेमाल करके हमें कंटेंट देने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो कि फिर से अब चूंकि इसको इसके बराबर कर दिया, तो अब क्या कर सकते हो, y + 4/2 को -3 के इक्वल कर दिए। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप फिर से क्या करो, y का मान निकालो और y का मान जो निकल के आएगा वो -10 आएगा। और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको आंसर दे दे रहा हूं, आप अपने आंसर से इसका मिलान कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें कि आप में से कितने का आंसर मिला, ताकि हमें पता चल सके कि आपको समस्या है या नहीं। तो चलिए चलते हैं। अतः ए का निर्देशांक या बिंदु ए का निर्देशांक जो आपसे पूछा था, बिंदु ए का निर्देशांक मैंने क्या माना था, x, y और x और y का मान क्रमशः 3 और -10 यहाँ निकल के आया। तो ये आपका फाइनल ये ए बिंदु का निर्देशांक रहा, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा ये लिया गया था। अब चलते हैं आज कुछ एक नए पॉइंट्स की ओर, जिनका इस्तेमाल आप आने वाले समय में जब अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, या यूँ कह लें कि अगली कुछ पॉइंट्स पढ़ाई जाएंगी, तो वहाँ पे इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक त्रिभुज संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और याद करनी है या समझनी है। पहले तो समझनी है, उसके बाद याद करनी। तो जैसा कि मैंने लिखा पॉइंट रिलेटेड टू ट्रायंगल, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमारे द्वारा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच रिलेटेड टू ट्रायंगल विच यूज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि ऐसे कुछ बिंदु हमारे द्वारा यहाँ पे लिए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, वो त्रिभुज से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि त्रिभुज की मध्यिका, अब ये मध्यिका क्या होता है, अब मध्यिका क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। अब मैं आपके साथ साथ इस लाइन को पढ़ता हूँ और पढ़ करके समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे कहा किसी त्रिभुज में एक भुजा, तो सबसे पहले त्रिभुज की चर्चा किया, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक ABC एक त्रिभुज है और जिनकी AB, BC और AC तीनों क्रम से भुजाएं हैं। तो यहाँ एक भुजा कहा, तो मान लेते हैं हमारे पास एक AB या भुजा है, ठीक। कोई एक भुजा ले सकते थे, BC ले सकते थे, AC ले सकते थे। के मध्य बिंदु से सामने वाली शीर्ष, कहा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, तो माना कि अगर हम AB भुजा लेते हैं तो इसके मध्य बिंदु से सामने वाली शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष, यानी दो भुजाएं जहां पे मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ फिर से देखें, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मैंने एक भुजा AB लिया था, के मध्य बिंदु अर्थात AB का ठीक बीचों बीच वाला बिंदु, सामने वाले शीर्ष से, ये रही आपके AB के मध्य बिंदु, मान लेते ये M है, के सामने वाली शीर्ष C, ये जो मिलाने वाली रेखा है ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली किससे, तो सामने के शीर्ष से, ये रेखा आपकी कहलाती है मध्यिका। आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिमाइंड कीजिए और देखिए, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। और मध्यिका को इंग्लिश में सेंट्रॉइड लेंथ कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नया पॉइंट मेरे द्वारा लिया गया है, आप देख सकते हो, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक दोनों एक ही चीज़ है, सेंट्रॉइड जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप समझ पा रहे हो कि मध्यिका क्या होता है, अब ठीक उसी प्रकार जैसे AB के मध्य बिंदु M को सामने के शीर्ष C से मिला दिया तो ये एक मध्यिका, फिर AC के मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे N है, उसको सामने के शीर्ष B से मिला दिया तो ये दूसरी मध्यिका, फिर उसी तरह से BC के मध्य बिंदु मान लेते हैं O है और O के सामने के शीर्ष A से मिला दिया तो ये तीन मध्यिका, अर्थात तीनों मध्यिकाएं, यानी त्रिभुज की तीन मध्यिकाएं हो सकती है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों मध्यिकाएं, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे चर्चा किया तीनों मध्यिकाएं, तो चलिए बारी आती है जब तीनों मध्यिकाएं की, तो हम समझते हैं बारी बारी से कि तीनों मध्यिकाएं किस प्रकार से हम रिलेट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। तो माना कि हमारे पास एक
ABC त्रिभुज है। अब ABC भुजा वाली यानी यूँ कह ले कि ABC शीर्ष वाली या AB BC और AC भुजा वाली एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों मध्यिका, अब मध्यिका क्या होता है पहले ये तो पता चले। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि AB एक भुजा है, उसके ठीक मध्य बिंदु यानी कि ये मान लेते हैं हमारे पास ये मध्य बिंदु P है, ठीक। तो P मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से अगर मिला दे तो इसको मध्यिका बोलते हैं। तो एक मध्यिका तो ये हो गई। उसी प्रकार से AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं Q है, तो Q के सामने के शीर्ष B से मिला दिए तो ये दूसरी मध्यिका हो गई। उसी तरह से ये BC एक भुजा है और BC भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष, यह हालांकि ऐसे जाना चाहिए मेरे द्वारा, से मिला दिए तो यहाँ पे एक बिंदु मिला। और स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया कि त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा किया था कि 3 मध्यिकाएं होंगी त्रिभुज में, तो तीनों मध्यिकाएं जहाँ पे जिस बिंदु पे कटेंगी या मिलेंगी उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड या ग्रेविटेशनल सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो जी से इसको डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अंतः केंद्र, अंतः केंद्र में क्या कहा गया है, त्रिभुज के तीनों, पहले देखिए अंतः केंद्र अर्थात इंसेंटर, इंसेंटर को सबसे पहले समझे, इसके लिए आपको इन चीज़ों को पढ़ना होगा। उन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं और त्रिभुज लेने के बाद अब आपके इस बात को पढ़ेंगे, आप ध्यान से समझिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का अर्धक, अब यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे भुजाओं और भुजाओं का चर्चा हुआ था, यहाँ पे तीनों कोण की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे क्रमशः ABC 3 कोण है और तीनों कोनों के अर्धक, अर्धक का मतलब होता है तीनों कोनों को 2 भाग में बांटने वाली रेखा। ये अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो 30-30 में बांटने वाली जो रेखा होगी उसको हम बोलेंगे कोण A का अर्धक। ठीक उसी प्रकार से ये अगर 60 डिग्री का है तो इसको 30-30 में बांटने वाली ये जो रेखा होगी, ध्यान दें फिर से समझे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A अगर 60 डिग्री है तो 30-30 में बांटने वाली ये जो रेखा होगी ये इसकी अर्धक कहलाएगी, यानी कोण A का अर्धक। ठीक उसी प्रकार से B अगर 60 डिग्री है तो इसको 30-30 में बांटने वाली रेखा। ठीक उसी प्रकार C अगर 60 डिग्री है तो इसको 30-30 में बांटने वाली ये जो रेखा होगी, यानी कोण को आधा आधा करके बांट देने वाली ये जो रेखा होगी, और वो रेखा जहाँ पे मिलेगी, हालांकि इसको नहीं भी बढ़ाएं फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक ला करके छोड़ दे रेखा को, क्योंकि हमको ऐसा बिंदु लेना है। इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे चर्चा क्या किया गया कि ABC एक त्रिभुज है जिनके कोण ABC क्रमशः दिए गए हैं। अब इन कोण इसमें एक कोण A के अर्धक अर्थात कि कोण A को आधे आधे में बांटने वाला ये जो रेखा है, ठीक उसी प्रकार कोण B को आधे आधे में बांटने वाला ये जो रेखा है, और कोण C को आधे आधे में बांटने वाला ये जो रेखा है, और तीनों रेखाएं जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं इंसेंटर यानी कि अंतः केंद्र। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो, अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई गलती रही हो हमसे या किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे उजागर करने का प्रयास करेंगे, या ऐसी कोई बिंदु जिसे मैं समझा पाने में आपको असफल रहा हूँ तो इनकी चर्चा आप कल के ऑनलाइन क्लास में सुबह में जो 8 बजे चलती है, हमारे द्वारा चलाई जाती है संस्था के द्वारा, तो उसमें आप संपर्क कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। मैं निश्चित तौर पर आपके इन समस्याओं को हल करने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो साथियों बस आज यहीं तक रहने दे रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन से जो हमारा क्लास आएगा या क्लास चलेगा, यूँ कह लें कि नियामक ज्यामिति का ही हमारा अगला क्लास जब होगा तो उस दिन मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। उससे पहले आज ग्रुप में कुछ मैसेज मेरे द्वारा भेजे जाएंगे या कुछ नोट्स भेजे जाएंगे, उस नोट्स को आप अच्छी तरह से समझ लो, पढ़ लो, और पढ़ने के बाद उसे अगले दिन के क्लास के लिए तैयार रहना, ताकि आपको उन चीज़ों को समझने और पढ़ने में आसानी हो जब मेरे द्वारा अगले दिन क्लास में चीज़ें बताई जाएँ। इसी कड़ी में मैं आपसे कुछ बातें और भी बोलना चाहूँगा, जिसमें प्रथम ये कि आपको शुरुआती क्लास में संरेखी संबंधित चीज़ें पढ़ाई गई थी, या संरेखी बिंदु से संबंधित चीज़ें जो बताई गई थी या उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बताए गए थे, 1 या 2 प्रश्न, उसको आप रिवीजन कर लो, उसको आप अच्छी तरह से ध्यान में ले लो या एक बार फिर से बना लो, ताकि अगले दिन से जब संरेखी संबंधित क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे डालूँ तो बनाने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि नियमित रूप से आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, और साथ में हमारे इस उम्मीद को आप कायम रखें, ताकि मैं इसी तरह से आपको नियमित रूप से वीडियो देता रहूं और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में एक छोटा सा मददगार मैं साबित हो सकूं। तो चलते हैं,
आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। साथियों, अगर आपको लगता हो कि मेरा मेहनत आपके लिए या आपके किसी काम आ रहा है तो निश्चित तौर पे मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट से आप लाभान्वित होते होंगे, और ऐसे में आपका ये मतलब कर्तव्य बनता है कि आप मेरे द्वारा इस मेहनत को हौसला अफजाई करने के लिए या इस जो हमारे द्वारा किया जाता है इन चीज़ों में हौसला बढ़ाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द आप लिख सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, और साथ ही वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और जहाँ तक हो सके दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास करना, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो लोग पढ़ाई से वंचित है, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उनका सिलेबस छूट रहा है, वैसी स्थिति में इस वीडियो के माध्यम से वो भी अपना लाभ सुनिश्चित कर सकें, ताकि आप एक माध्यम साबित हो उनके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। धन्यवाद।